नमस्कार सभी को, रेवाड़ी क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास हरियाणा जीके की। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट, जो हमने पढ़ा था वन संपदा वाला। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस कर लिया था कि हरियाणा निर्माण के समय कितने वन थे, आज कितने वन हैं। जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से हरियाणा में कुल कितने वन हैं, कितना वनाच्छादन एरिया है, कितना वृक्षाच्छादन एरिया है, किस ज़िले में ज़्यादा वन है, किस ज़िले में कम वन है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। वन कितने प्रकार के हैं, भौगोलिक आधार पे कितने प्रकार के हैं, प्रशासनिक आधार पे कितने प्रकार के हैं, वन विभाग के हिसाब से वन कितने प्रकार के हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। अब इसी वन संपदा वाले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वन संपदा, तो इसी वन संपदा वाले चैप्टर में हमारे पास आगे जो है वो है हरियाणा में वनों से रिलेटेड योजनाएं, हरियाणा में वनों से संबंधित संस्थान या वनों से वन विभाग द्वारा स्थापित किए गए केंद्र। सबसे पहले जब भी हम हरियाणा में वनों से संबंधित योजनाओं की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है भाई राज्य वन नीति 2006। सबसे पहले आएगा जो देखो, एक है राष्ट्रीय वन नीति और एक है राज्य वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो पूरे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी और पूरे देश के लिए थी। राज्य वन नीति जो है ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। कब? तो ये चलाई गई थी 2006 में। तो राज्य वन नीति 2006, ठीक है भाई। ये राज्य वन नीति 2006 है। ये इसके तहत एक तो पूरा जो हरियाणा है, सबको पता है कि वह उसकी 80% भूमि ऐसी है, लगभग 80 से ज़्यादा ही है, जिसके ऊपर हम कृषि कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि है। अब क्या था, मतलब सारा लगभग आपको पता है मैदानी भाग हमने पढ़ा था 93.76% भाग हरियाणा में। कितना हिस्सा तरंगित बालू वाला या मैदानी है, तो आपने पढ़ा था 93.76% एरिया ऐसा है जो या तो मैदानी है या तरंगित बालू वाला है, मतलब जहाँ पर कृषि या वन अधिक संभव है। तो हमने सबसे पहले बात की राज्य वन नीति 2006। तो आपको पता है कि भाई हरियाणा की लगभग 80% भूमि ऐसी है या 80 से ज़्यादा ही है जो कृषि करने योग्य है। अब ये राज्य वन नीति क्या है? इस राज्य वन नीति 2006 में सबसे पहले ये बात कही गई कि भाई हम हरियाणा राज्य के 10% भाग पर वन करने की कोशिश करेंगे। कि भाई हरियाणा में जो कुल वन है, आपने पढ़ा था हरियाणा में निर्माण के समय वन केवल 3% पे थे और आज भी बस 3.6% पे ही है। वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का एरिया मिला लोगे तो 7.12% है। तो हम कहेंगे कि भाई इन्होंने कहा कि पहले हम हरियाणा में जो वन भूमि है ना, हरियाणा में जो वन भूमि है उसको पहले हम 10% पे लेके आएंगे और फिर 10% से बढ़ाते हुए इसको 20% तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा, पहला तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा, हरियाणा राज्य वन नीति कब आरंभ हुई? 2006। हरियाणा राज्य वन नीति के अनुसार हरियाणा में वन भूमि को पहले 10% और उसके बाद 20% तक, पहले 10 का निर्धारित किया गया है जो 2020 तक था। अब उसमें आगे कुछ बदलाव हो गया क्योंकि 2020 तक तो ये आंकड़ा हम नहीं प्राप्त कर पाए और फिर इसको लेके जाया जाएगा 20% तक। अब ये राज्य वन नीति 2006 है, इसमें वैसे तो बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन उसके कुछ 7-8 मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस बात का विवरण राज्य वन नीति 2006 में है, या निम्न में से किस उद्देश्य को राज्य वन नीति 2006 के प्रति सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। तो हम कहेंगे राज्य वन नीति में जो 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये तो सबको ही पता है कि सबसे पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सबसे पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये तो राज्य वन नीति है तो इसका तो सबसे पहला यही होगा। दूसरा है जल संसाधनों का विकास करना, जल संसाधनों का विकास करना, ठीक है, बढ़ावा देना इनको कि किस किस प्रकार से जल रखा जा सकता है, किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, जो नमक प्रभावित क्षेत्र है, जो नमक प्रभावित क्षेत्र है ना, आपको बताया था सेम समस्या जहाँ है लवणता और क्षारीयता, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के उस नमक प्रभावित क्षेत्र को कम करना। अगला क्या है? अगला है जो लकड़ी का व्यापार है, जो लकड़ी का व्यापार है उसको
गैर वानिकी क्षेत्र की तरफ शिफ्ट करना, गैर वानिकी क्षेत्र की तरफ शिफ्ट करना। मतलब अब भाई हरियाणा में जो लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी की सबसे बड़ी मार्केट आपको पता है टिम्बर मार्केट यमुनानगर में है, तो वहाँ पर जो लकड़ी काटी जाती है वो किसी वन की ना काट के हम उसको गैर वानिकी क्षेत्र की तरफ शिफ्ट करें। जैसे लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप अपने खेतों के चारों तरफ पॉपुलर का पेड़ लगाएं या मालाबार नीम का पेड़ लगाएं या कोई भी आप पेड़ लगाएं और वहाँ से लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाए, वनों को काट के लकड़ी ना भेजी जाए। तो इस तरह से लकड़ी का जो व्यापार है उसको गैर वानिकी क्षेत्र की तरफ बढ़ावा देना। अगला क्या है, जो वनों से रिलेटेड उत्पाद है उनके मूल्यों का ध्यान रखना। वनों के उत्पाद जो हैं, वनों के उत्पाद हैं उनके मूल्यों का ध्यान रखना, मूल्यों को गिरने ना देना, मूल्यों को सही ढंग से रखना कि भाई ताकि इसको बढ़ावा मिल सके, लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो अगर हम ये कहें कि भाई आप अपने खेत के चारों तरफ लकड़ियाँ लगा दो, आपने खेत के चारों तरफ पॉपुलर का पेड़ लगा दिए बहुत सारे, आपने 100 पेड़ लगा दिए, बाद में आपको पता लगा कि पॉपुलर को तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर आप उसको अगली बार नहीं लगाओगे और एक बार काटने के बाद अब वो चाहे रहा 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल तक तो वन बढ़ा। तो इसलिए सरकार ने इस चीज़ को भी ध्यान रखा है। अगला है ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था, क्या था, ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं बनाना, है ना, ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं बनाना या संस्था बनाना। इसका मतलब ये है कि जैसे छोटे छोटे क्लब टाइप बना देना। अगर भाई ये 1 या 2 या 5 गांव का एक क्लब है जिन्होंने मिलके ये किया है कि हम भाई 1000 पेड़ लगाएंगे, 5000 पेड़ लगाएंगे, तो ऐसे ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी संस्थाएं लगाना और उनको गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराना। उसके बाद था जैसे एक है इको पर्यटन को बढ़ावा देना, इको पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। अब भाई उस तरीके का पर्यटन बढ़ाना जिसमें लोग बाग फॉरेस्ट में घूमने आए, तो जैसे निजी वन की हमने बात की थी, तो कोई ऐसा निजी वन डेवलप कर सकता है और फिर बाद में उसको पर्यटन स्थल भी बना सकता है। अगला फिर इसका वही एक है मेन कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या वन का बड़ा क्षेत्र है उसमें जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं, उसमें जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं या ऐसी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, उन सब का संरक्षण करना। तो ये कुछ अहम पॉइंट थे, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ अहम पॉइंट ये है राज्य वन नीति 2006 के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो 10% भूमि पर वन होने का लक्ष्य रखा गया, फिर उसको बढ़ा के ले जाया जाएगा कहाँ तक, 20% तक, ठीक है। और ये उसके मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आई राज्य वन नीति। अब आते हैं भाई राज्य द्वारा चलाई गई योजनाएं, तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इधर ध्यान से देखो, इसको रब कर लें एक बार। तो कौन कौन सी, इसको आप नोट कर लेना बाद में। अभी एक बार पहले देखो, एक बार वीडियो को आप एक तो पहली वीडियो से देखना शुरू करना है, फर्स्ट से, और तब आगे तक चलना है ताकि हमें आराम से समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप पहले एक बार वीडियो को पूरा देखो बगैर नोट करे, नोट कुछ नहीं करना, एक बार पहले पूरा देखना है, और फिर जब ये वो बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी ना, फिर हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी बात लिखने की है, कौन सी ऐसी है जो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मतलब अंडरस्टूड बात है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जब आप दोबारा फिर उसको चलाओ वीडियो को, और फिर आप उसमें जो जो बातें आपको नोट करनी है वहाँ पर रोक के नोट करो, नहीं तो आप उसको आगे चलते चलो, है ना। तो ये थी राज्य वन नीति। अब है हरियाणा में वनों के हिसाब से चलाई गई योजनाएं। इसमें 2 प्रकार के हैं, जैसे एक तो केंद्र सरकार ने हरियाणा में जो योजनाएं चलाई हैं और एक राज्य सरकार ने चलाई है। तो केंद्र सरकार की हरियाणा में 3 प्रमुख योजनाएं हैं। एक तो कंडी योजना है, एक सामुदायिक वानिकी योजना है और एक अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना है। ये 3 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, वह तो और भी, लेकिन मेन जो हम आपको बता रहे हैं वो याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ये 3 योजनाएं हैं। पहली है कंडी योजना, कंडी योजना, ठीक है। ये कंडी योजना क्या है, तो कंडी योजना के तहत हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हरियाणा का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, हरियाणा के उस उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब अम्बाड़ा और मेनली यमुनानगर और अम्बाड़ा का जो शिवालिक वाला एरिया आएगा, अम्बाड़ा और यमुनानगर का जो शिवालिक वाला एरिया आएगा, उसमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया गया। यह योजना केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से चलाई थी। यह योजना केंद्र सरकार ने, ध्यान रखना, विश्व बैंक की मदद से चलाई थी।
ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना में वन, कृषि, पशुपालन और बागवानी सभी को संयुक्त रूप से साथ में लेके चला गया था। इसमें वन को भी बढ़ावा दिया गया था, कृषि का भी ध्यान रखा गया था, पशुपालन के बारे में भी इसके अंदर नियम कानून थे, और उसके अलावा बागबानी से रिलेटेड भी इसमें था। अब भाई कोई अगर वन का विकास नहीं करना चाहे तो कोई बागबानी लगाए तो वो भी वन में ही काउंट किया जाए, है ना। अगर भाई आपने 5 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया तो इसका मतलब वो 5 एकड़ में आपने वन लगा दिया, हाँ सघन वन नहीं लगाया, या आप उसका इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए करते हो, तो ये तो हो गया, लेकिन है तो भाई वन के रूप में। तो इसको बढ़ावा देने में भी कि भाई किसी भी तरीके से हमें वन क्षेत्र बढ़ाना है। तो पहली है कंडी योजना, दूसरी है सामुदायिक वानिकी योजना। दूसरी कौन सी है? सामुदायिक वानिकी योजना। सामुदायिक वानिकी योजना, ठीक है। ये योजना भी केंद्र सरकार की है भाई। इस योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना भी सरकार द्वारा विश्व बैंक की मदद से आरंभ की गई थी। ये योजना भी सरकार द्वारा विश्व बैंक की मदद से आरंभ की गई थी 1982 में, जिसकी लागत लगभग 33.3 करोड़ रुपए थी। कब की गई थी? 1982 में। और इसकी लागत थी लगभग 33.3 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ये कहा गया था कि भाई हम 5 वर्ष में 6700 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन ये पूरा हुआ था 2007 में। क्या लक्ष्य क्या रखा गया था? तो आप ध्यान रखोगे सर, इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि हम 5 वर्ष में 67,000 हेक्टेयर पर हम वन लगाएंगे, लेकिन ये 5 वर्ष में पूरा नहीं हुआ, ये पूरा हुआ 2006-07 में। ये पूरा हुआ 2006-07 में, और इसमें हरियाणा के 11 जिलों को सम्मिलित किया गया, जिनके लगभग 338 गांव इस योजना के अंतर्गत आए। ठीक है, तो सामुदायिक वानिकी योजना विश्व बैंक द्वारा आरंभ की गई थी। तीसरा सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता लग गया। अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। पुनर्वास योजना, अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना है ना, ये भाई शुरू की गई थी 1990-91 में। ठीक है, और इसके तहत अरावली का जो मैदान है, अरावली का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, उस सारे पर वापस उस पहाड़ को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वापस की उसके ऊपर जो पेड़ हैं वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अरावली पर्वत, देखो ये पुनर्वास योजना मिला मत देना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना है। और एक हरियाणा में भी पुनर्वास योजना है जो हिसार से आरंभ की गई थी, हिसार के मिर्चपुर गाँव से, वो एक अलग है, वो हरियाणा में व्यक्तियों के लिए है ना। और ये हरियाणा अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए है। कब शुरू की गई थी? 1990-91 में। ये 3 योजनाएं थी हरियाणा में वन से संबंधित योजनाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अब देखते हैं वो योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई हैं। तो ये भी 3-4 आपको याद रखनी है। 3-4 योजनाएं ऐसी है जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो इन योजनाओं का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती है? राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी, उसमें सबसे पहली जो योजना है और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आई है, वो है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना। कौन सी है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना। तो ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना है, ये राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई थी 1989-90 में, और इसमें बड़े स्तर पर वृक्षारोपण को आरंभ किया गया था। कब आरंभ की गई थी? 1989-90 में। इसमें बड़े स्तर पर सबसे पहले यही योजना आई थी जो हरियाणा सरकार द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण को
आरंभ करने के लिए या वृक्षारोपण लगाने के लिए पूछ लेगा। हरियाणा में किस योजना के अंतर्गत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसमें गांव-गांव में, शहरों में, सरकारी कार्यालयों में हर जगह पेड़ पौधे सरकार द्वारा वितरित किए गए और एक बड़े पैमाने पर, एक बल्क के रूप में आप ये मान लो कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने की योजना बनाई गई। ये आज तक चलती आ रही है और 2014 में इसी योजना के तहत हम 15 जुलाई से तरु दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो ये भी पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में तरु दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे हरियाणा में 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। दूसरी योजना है हर घर हरियाली योजना। दूसरी है हर घर हरियाली योजना। हर घर हरियाली योजना। तो ये जो हर घर हरियाली योजना है भाई, इस हर घर हरियाली योजना को 2015 में शुरू किया गया। इसको 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत भी क्या है? पेड़ पौधे लगाने का और वृक्षारोपण को बढ़ावा करने की बात है। थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है। हर घर हरियाली योजना मतलब इसके तहत हर घर तक वृक्षारोपण की बात को पहुंचाना, या प्रत्येक घर द्वारा, चाहे वो गांव में या शहर में, छोटे स्तर पर या छोटे पेड़ लगाने की बातें भी इसमें की गई। इसमें जैव विविधता बोर्ड बनाया गया हरियाणा में इसी योजना के तहत। इसी योजना के तहत क्या बनाया गया हरियाणा में? जैव विविधता बोर्ड। ये भी ध्यान रखना है, जैव विविधता बोर्ड भी किस योजना के तहत बनाया गया? हर घर हरियाली योजना। ठीक है। उसके बाद एक योजना आई जिसको योजना भी आप कह सकते हो, नेचर कैंप। एक योजना आई नेचर कैंप। नेचर कैंप में सरकार द्वारा कुछ कैंप बनाए गए, बड़े बड़े से स्थान, जिस प्रकार से आप वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हो, ऐसे ही बड़े बड़े से कैंप बनाए गए जिसमें वही वृक्षारोपण और जैव विविधता दोनों को बढ़ावा देने के लिए बातें की गई। उस टाइम हरियाणा में 4 नेचर कैंप बनाए गए, थापली, मोरनी, बनसंतुर और चुहारपुर। थापली और मोरनी 2 पड़ते हैं पंचकुला में। 4 बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 4। थापली और मोरनी, ये 2 तो पड़ते हैं पंचकुला में, पंचकुला। ठीक है। और एक बनाया गया चुहारपुर और एक बनाया गया बनसंतुर, ये दोनों यमुनानगर। बनसंतुर और चुहारपुर, ये 2 बनाए गए यमुनानगर। ठीक है। तो इनके डायरेक्ट भी आपसे नाम पूछ लेगा। तो नेचर कैंप थापली और मोरनी कहाँ पर? पंचकुला। बनसंतुर और चुहारपुर कहाँ पर? यमुनानगर। तो ये नेचर कैंप से था। ठीक है। उसके बाद ये तो 3 आप कहोगे कि सर एक प्रकार से योजनाएं हो गई। अब योजना और संस्थान, तो 2-3 एक बार संस्थान है, उनको और देख लो कि कौन कौन से संस्थान हैं जो हरियाणा में वन विभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो ये कौन कौन से संस्थान हैं जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं? इसमें सबसे पहले आएगा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सबसे पहला लिखो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या इसको कहेंगे HSCB। और इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, ध्यान रखना है। HSPCB, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या पूछेगा? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1974 में। आपसे पूछ ले हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1974 में। ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है धर्मपाल गोंडर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है या इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है धर्मपाल गोंडर। धर्मपाल गोंडर। ठीक है। ये आप सबको मेरे हिसाब से पता होगा। ये करनाल में नीलोखेड़ी से इंडिपेंडेंट विधायक है, ध्यान रखना है। कौन है? धर्मपाल गोंडर। MLA हैं ये प्रेजेंट में। ठीक है। उसके तो एक तो है हरियाणा राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थापना 1974। HSPCB हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहेंगे, चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोंडर। इसका कार्य है हरियाणा में प्रदूषण को रोकना। उसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों की बात है। जैसे घग्गर रिवर प्लान इसी के अंतर्गत है, यमुना रिवर प्लान इसी के अंतर्गत है। किस नदी में पानी पीने योग्य है या नहीं है, जैसे सरकार ने 2016 में घग्गर को प्रदूषण मुक्त नदी घोषित किया, इस बोर्ड का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, जैसे सरकार द्वारा ये कहा गया कि भाई इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं है, तो उसकी जो रिपोर्ट है हरियाणा में एयर इंडेक्स कितना है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सा शहर क्लीन है, ये सारी बातें इसी में आता है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत। क्लियर बात है। उसके बाद अगला है हरियाणा वन विकास निगम। अगला है हरियाणा वन विकास निगम। हरियाणा वन विकास निगम। तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 7 दिसंबर 1989। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई 7 दिसंबर 1989। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है पंचकुला में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 7 दिसंबर 1989, मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। अगला है हरियाणा औषधीय पादप बोर्ड। अगला है हरियाणा औषधीय पादप बोर्ड। ये भी इसी से रिलेटेड है ना। जिस प्रकार से भाई हरियाणा वन विकास निगम है, इसी तरीके से हरियाणा में जो मेडिसिनल प्लांट है, जो हरियाणा में औषधीय प्लांट है, उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रकार का एक निगम बनाया गया है, जिसकी स्थापना 13 अगस्त 2002 को की गई। ठीक है, और ध्यान रखना है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो हरियाणा के वन मंत्री जो होंगे वो ही इसके अध्यक्ष होंगे। तो हरियाणा औषधीय पादप बोर्ड, स्थापना कब हुई इसकी? तो इसकी स्थापना हुई 13 अगस्त 2002। 13 अगस्त 2002 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है इसका पंचकुला में। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष है वो वन मंत्री हैं। और हरियाणा के वर्तमान वन मंत्री कौन हैं? तो कंवरपाल, सबको पता है। हरियाणा के वन मंत्री वर्तमान में कौन है? कंवरपाल, तो वही इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है भाई हरियाणा में पर्यावरण क्लब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है हरियाणा में पर्यावरण क्लब। तो हरियाणा में पर्यावरण क्लब जो है उसकी शुरुआत 2005-06 में सरकार द्वारा की गई। हरियाणा पर्यावरण क्लब की स्थापना 2005-06 में सरकार द्वारा की गई। एक स्कीम थी जिसका नाम था नेशनल ग्रीन कोर योजना, उसके अंतर्गत ये शुरू किए गए थे। किसके अंतर्गत? नेशनल ग्रीन कोर योजना, इसके अंतर्गत ये शुरू किए गए। इसमें पहले किया गया कि भाई हम इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा में 5220 बनाएंगे, लेकिन अभी तक वर्तमान में केवल 2850 पर्यावरण क्लब बनाए गए हैं। लक्ष्य कितना रखा गया? लक्ष्य रखा गया 5220 पर्यावरण क्लब बनाने का, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो वर्तमान में है 2850। ठीक है, ये छोटे स्तर पर प्रत्येक जिले में क्लब बनाने की बात की गई थी। अगला है एक याद रखना, क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र 2016 कुरुक्षेत्र में। ये ध्यान रखना है, क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र सियोनी गांव का नाम है। सियोठी है कि पता नहीं, सियोनी आप देख लेना, सियोठी है शायद। सियोठी गांव का नाम है, जिले का नाम है कुरुक्षेत्र। 2016 में शुरू किया गया। इसके अलावा अब आएगा हरियाणा में 3-4 क्वेश्चन और हैं। हरियाणा में बात करें पर्यावरण न्यायालय। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय, तो पर्यावरण न्यायालय की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा वर्तमान में हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। एक तो पर्यावरण न्यायालय है फरीदाबाद, एक तो हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय दिख रहा है ना ये बोर्ड तक, एक तो हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय है फरीदाबाद में, और दूसरा पर्यावरण न्यायालय था हिसार में। अब हिसार वाले को ट्रांसफर कर दिया गया कुरुक्षेत्र। ये ध्यान रखना है आपको कि हरियाणा में 2 ही पर्यावरण न्यायालय है। कभी सोचो कि सर ने 3 नाम लिखे हैं, हरियाणा में 2 ही पर्यावरण न्यायालय है।
एक फरीदाबाद में और दूसरा पहले था हिसार में, अब हिसार वाले को ट्रांसफ़र कर दिया गया कुरुक्षेत्र में। पर्यावरण से रिलेटेड जो केस हैं वो टाइम टाइम पे बढ़ते रहते हैं, तो सरकार ने इसके लिए एक बार कैंप कोर्ट भी लगाया था 1998 में। कहाँ पे लगाया था? करनाल में। तो आपसे पूछ ले पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ पर लगाया गया था? तो करनाल में। और कब लगाया गया था? 1998। अच्छा, कोर्ट से रिलेटेड ये ध्यान रखना, इधर देखो, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कैंप कोर्ट कहाँ पर लगाया गया? करनाल। कब लगाया गया? 1998। और अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में या पूरे देश का पहला मोबाइल कोर्ट, पूरे देश का पहला मोबाइल कोर्ट या पहला चल न्यायालय, पहला चल न्यायालय 2007 कहाँ पे? मेवात। ठीक है, ध्यान रखना है, पूरे देश का पहला मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय कब आरंभ हुआ? 2007 में। और कहाँ पर आरंभ हुआ? मेवात में। आई बात समझ में? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब एक छोटा सा और बच गया बस इसमें, उसको और डिस्कस करते हैं, फिर ये वन संपदा वाला खत्म है, फिर वन्य जीव अभयारण्य वाला आगे हम पढ़ेंगे। देखो, ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो ये था हरियाणा में पर्यावरण से जुड़ी हुई योजनाएं और संस्थान। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है, जिसमें से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। एक हमारे पास बचा है हर्बल पार्क, एक हमारे पास बचा है हर्बल पार्क। तो हर्बल पार्क की संख्या पहले तो यही बनेगा, कितने हर्बल पार्क हैं? हर्बल पार्क छोटे छोटे पार्क बनाए गए हैं सरकार द्वारा, जहाँ पर घूमने के लिए और अलग अलग जो टाइप के प्लांट है, मतलब जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। तो 2019-20 की रिपोर्ट, पहले 58 थे, अब 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान हरियाणा में कुल 59 हर्बल पार्क हैं। वर्तमान हरियाणा में कुल 59 हर्बल पार्क है। पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क, पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो है, पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो है वो है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क या चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, चूहरपुर गांव, यमुनानगर। कौन सी है? चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। ये मैं फिर बता देता हूँ, चूहरपुर और ज़िले का नाम है यमुनानगर। ये भाई सिर्फ चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क के नाम से भी पूछ लेता है और सिर्फ रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी पूछ लेता है, दोनों अलग अलग पूछ लेता है, ये पूरा इकट्ठा नाम भी पूछ लेता है। तो ये पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क है हरियाणा का, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, चूहरपुर गांव, यमुनानगर। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा, बनाने का फैसला लिया गया है मोरनी हिल्स में। और ये जो है, ये हरियाणा सरकार जो है वो पतंजलि में, आपने रामदेव का नाम सुना है, बाबा रामदेव जो पतंजलि के मालिक हैं, उन्हीं के साथ एक बालकृष्ण है, तो उनका हरियाणा सरकार के साथ, हरियाणा वन विभाग के साथ टाई अप हुआ है। वो दोनों मिलके और पूरे विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो है वो मोरनी हिल्स की जगह पर बनाने का फैसला लिया गया है ना, रजामंदी हो गई है, बनाने का फैसला लिया गया। अभी है नहीं ये, अभी इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अब है भाई कुछ हर्बल पार्क के नाम जो आपसे पूछ लेता है। जैसे पंचकुला में 2 हैं, एक तो कपूर है और एक थारली है। ऐसी अम्बाड़ा में 2 है, एक हरड़ है, एक कैंड है। तो बहुत सारे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट 5-7 नाम लिखवाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। तो एक तो है कपूर और एक है, इसका पूरा नाम लिखोगे आप, कपूर वाटिका, और एक है थारली वाटिका। ये दोनों है भाई पंचकुला में। कपूर और थारली दोनों कहाँ पर है? पंचकुला। एक लिखो हरड़ और एक लिखो कंड। हरड़ वाटिका
और एक है कैंट वाटिका, ये दोनों है अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा। ठीक है, उसके बाद एक लिखो अम्बाड़ा, इसके बाद एक लिखो अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र और जामुन वाटिका कैथल। अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र, एक है जामुन वाटिका कैथल, जामुन वाटिका कैथल। ठीक है भाई, जामुन वाटिका कैथल। एक लिखो कादीपुर महेंद्रगढ़, कादीपुर वाटिका महेंद्रगढ़। एक है आंवला वाटिका गुरुग्राम, आंवला वाटिका गुरुग्राम। एक है अश्वगंधा वाटिका रेवाड़ी, एक है घृत कुमारी वाटिका नुहू। ये दोनों याद रखने हैं। अश्वगंधा वाटिका ये मेडिसिनल नाम पर है, अश्वगंधा वाटिका रेवाड़ी। एक है रेवाड़ी, एक है घृत कुमारी, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। घृत कुमारी वाटिका ये है नुहू, घृत कुमारी वाटिका ये कहाँ पर है? नुहू। एक है रतनजोत वाटिका फरीदाबाद, रतनजोत वाटिका फरीदाबाद, रतनजोत वाटिका फरीदाबाद में डायरेक्ट लिख देता हूँ, रतनजोत वाटिका आप लगा लेना, रतनजोत वाटिका फरीदाबाद। एक है चंदन वाटिका जींद, एक है सुरेंद्र सिंह प्राकृतिक पार्क भिवानी। चंदन वाटिका, तो चंदन वाटिका है जींद में, ठीक है। एक है सुरेंद्र सिंह प्राकृतिक पार्क, सुरेंद्र सिंह प्राकृतिक पार्क ये है भिवानी, सुरेंद्र सिंह प्राकृतिक पार्क ये है भिवानी। एक है सतावर वाटिका हिसार, सतावर वाटिका हिसार, ये भी प्लांट का नाम है, सतावर वाटिका हिसार। एक दोनों एक जगह के नाम पे और एक वैसे। अशोक वाटिका और इंद्री वाटिका ये दोनों है करनाल, अशोक वाटिका और इंद्री वाटिका ये दोनों है करनाल। नीम वाटिका रोहतक और अमलतास वाटिका सोनीपत, नीम वाटिका रोहतक और अमलतास वाटिका सोनीपत, अमलतास वाटिका सोनीपत। ठीक है भाई, तो ये आपको कुछ याद कर लेने हैं। हर्बल पार्क, सही बात है। तो ये था हमारे पास हरियाणा में वन संपदा, क्लियर बात है। तो ये वन संपदा वाला हो गया। उसके बाद अगला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो करेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोग कर लें।